नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धारमैया की, तेलंगाना के मिशन में जुटी प्रियंका गांधी की, बात करेंगे अडानी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की, मुश्किल में फंसे सत्यपाल मलिक की, साथ ही जानेंगे क्यों यूपी में फिर साथ आएंगे कांग्रेस और सपा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी वॉर की। इसके साथ ही और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की गरमाई सियासत, बीएमसी चुनाव से पहले 2 दिन के मुंबई दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ करेंगे चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय जनगणना पर सुनवाई टली, जस्टिस संजय करोल ने सुनवाई से खुद को किया अलग। पहले पटना हाईकोर्ट में जज थे जस्टिस करोल। गौतम गंभीर मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, पब्लिक फिगर वालों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, जजों के लिए भी ये लागू हो। गंभीर ने की थी लिखित में माफी की मांग। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 372 अंक लुढ़ककर 61,561 पर हुआ बंद। निफ्टी 105 अंक फिसलकर 18,182 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में अगला सीएम कौन होगा ये तय हो चुका है। अब बस मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय कर चुके हैं कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनाया जाएगा और डीके शिवकुमार को भी राज्य में और मजबूत किया जाएगा। तो कब ले रहे हैं सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली है और अब पार्टी नई सरकार के गठन की तैयारी में है। 3 दिन से दिल्ली में नए सीएम को लेकर मंथन चल रहा था और अब ये तय माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के नाम पर हाईकमान सहमत हो चुका है और सीएम के नाम का ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सभी विधायकों को सरकार के शपथ ग्रहण तक बेंगलुरु में ही रुकने को कहा गया है। ऐसे में जैसे ही सिद्धारमैया के नाम का ऐलान किया जाता है और वो बेंगलुरु पहुंचेंगे, उसके तुरंत बाद ही विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। सीएम पद के दूसरे दावेदार डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। पार्टी की ओर से उन्हें प्रस्ताव दिया गया है। अभी तक डीके तैयार नहीं हुए हैं, जिस कारण से सिद्धारमैया के नाम के बीच राहुल गांधी ने आज सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से अलग अलग मुलाकात की। इस बीच बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास पर उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि उनका नाम फाइनल हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया है कि चुनाव जीते विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। बहुमत जिस नेता को चुनता है उसे सीएम बनाया जाएगा और बहुमत इस समय सिद्धारमैया के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सिद्धारमैया के हाथों में होगी सूबे की कमान, तो कर्नाटक फतेह के बाद अब तेलंगाना पर है कांग्रेस की नजर, जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तेलंगाना में प्रियंका गांधी की खास भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वो राज्य में ज्यादा वक्त बिताएं, यानी तेलंगाना में फिर प्रियंका गरजने वाली हैं। दक्षिण में बीजेपी के इकलौते दुर्ग कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐसी प्रचंड जीत दर्ज की है कि नेताओं का जोश हाई हो गया है। ऐसी ही जीत की इबारत लिखने के लिए अब पार्टी ने तेलंगाना में जोर लगाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए एक खास रणनीति बनाई गई है। साथ ही प्रियंका गांधी को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वो राज्य में ज्यादा समय बिताएं। खबर है कि उन्हें तेलंगाना से चुनाव लड़ने का भी न्योता दिया गया है। कर्नाटक में हालिया सफलता के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने तेलंगाना के नेताओं को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक के चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख रणनीतिकार सुनील को तेलंगाना में पार्टी के मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है। सुनील कई महीनों से तेलंगाना में राजनीतिक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और आला कमान को एक प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए जीत की काफी संभावना है। खास बात यह है कि सुनील ने कर्नाटक चुनावों के लिए तैयारी का काम हैदराबाद स्थित अपने वॉर रूम से किया था और वो जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के करीबी सहयोगी रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया है। मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ नारे के साथ कांग्रेस के नेता बेहद तीखे ढंग से शिवराज सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश में है। कर्नाटक जीत के बाद पार्टी का मनोबल काफी बढ़ गया है। यानी सार ये है कि मिशन 2024 को जीतने के लिए पार्टी ने सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब देखना होगा कि हाथ को कितनी ताकत मिलती है।
तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की राह को आसान करेंगी प्रियंका गांधी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर सेबी की राह को भी आसान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए मार्केट रेगुलेटरी सेबी को 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। अब सेबी को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपनी होगी। और क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का समय और दे दिया है। 14 अगस्त तक सेबी को जांच पूरी कर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि और जरूरत हुई तो और भी समय दिया जा सकता है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि हमें बताएं आपने अब तक क्या किया है। हमने आपको 2 महीने का समय पहले ही दिया था और अब उसे अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 5 महीने हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट की बनाई एक्सपर्ट कमेटी ने टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सौंप दी। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई 2023 को होगी। चीफ जस्टिस ने कोर्ट की मदद करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी को बने रहने के लिए कहा है। तब तक उन्होंने कमेटी से आपसी चर्चा करने का अनुरोध किया है, जिससे अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट की आगे की मदद की जा सके। मुख्य न्यायाधीश ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षों और उनके वकीलों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि सेबी 2016 के पहले से अडानी ग्रुप के खिलाफ जाँच कर रही है। उन्होंने पूछा कि जांच में अब तक क्या निकला। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये साफ नजर आ रहा है कि अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में कई शिकायतें मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं किया गया। अब देखना होगा कि सेबी 3 महीने के मिले ज्यादा वक्त में अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या कहती है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मुश्किल में तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई ने आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबी के यहाँ छापेमारी की। एजेंसी ने ये रेड बीमा घोटाले से जुड़े एक मामले में की है। मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब उनके तत्कालीन सहयोगी के दिल्ली और जम्मू कश्मीर सहित 12 ठिकानों पर तलाशी ली गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इंश्योरेंस और किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में सीबीआई ने आज जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सुनक वाली के घर पर हुई। मलिक ने इस पर कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। सुनक बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे सेक्रेटरी थे। वैसे मलिक ने खुद इस मामले की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि फाइलों को मंजूरी देने के बदले उन्हें 300 करोड़ की पेशकश की गई थी। सीबीआई ने इस पर केस दर्ज किया था। सत्यपाल मलिक के बयान दर्ज किए गए थे। खबरों के मुताबिक सत्यपाल मलिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पत्रकारों के लिए लाए गए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी एक फाइल का जिक्र कर रहे थे। इसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल थी। बाद में मलिक ने कुछ गड़बड़ी के अंदेशों को देखते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये डील कैंसिल कर दी थी। 2 दिन के बाद गवर्नर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस डील की जानकारी देते हुए कहा था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की तह तक जांच पड़ताल करें। क्या इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? इंश्योरेंस स्कैम मामले में मलिक ने आरएसएस का भी नाम लिया था। इस बात का जिक्र उन्होंने पिछले साल 17 अक्टूबर को राजस्थान के झुंझुनू में एक सम्मान समारोह में किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस वाली डील में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया था। अब इसी मामले को लेकर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सत्यपाल मलिक के करीबियों पर सीबीआई की कार्रवाई अब सवालों में है। सवाल तो अखिलेश के बदलते बयानों से भी खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी बना रहे थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद पासा पूरी तरह पलट गया। जिस तरह से राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी है, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के तेवर भी बदल गए हैं और ये बदलाव सपा चीफ अखिलेश यादव में भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी की हार से विपक्ष उत्साहित है और उसे 2024 में बीजेपी को हराने की राह मिल गई है और इस राह में सबसे मजबूती से आगे बढ़ती कांग्रेस दिखाई दे रही है और तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस का साथ देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। यूपी में सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने पुराने बयानों से यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं
हैं कि वो अपने गठबंधन में कुछ नए दलों को जोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। सपा कांग्रेस के साथ यूपी ही नहीं, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी गठबंधन को तैयार है और गेंद को अब कांग्रेस के पाले में डाल दिया है। अखिलेश के रुख में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले तक अखिलेश यादव ऐलान कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी यूपी में अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने वर्तमान सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल कर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब कांग्रेस की मजबूती और अल्पसंख्यकों के कांग्रेस के पाले में लौटता देख अखिलेश यादव के सुर बदलने लगे हैं और सपा आरएलडी के साथ अब कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की कोशिश में जुट गई है। अखिलेश यादव भी सियासी हवा का रुख पहचान गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान में इमरान के साथ बड़ा सियासी खेल होने वाला है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान एक मुसीबत से निकल नहीं पाते, उससे पहले दूसरी में घिर जाते हैं। उन पर मुकदमों की संख्या 150 के करीब पहुंच गई है। फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन आज शाम को अचानक इमरान खान के घर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने फिर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उनके घर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि इमरान के लाहौर स्थित जमान पार्क वाले घर में देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले 30 से 40 लोग शरण लिए हुए हैं। पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री आमिर मीर ने लाहौर में दावा किया है कि पीटीआई को देश विरोधी इन लोगों को पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को सौंप देना चाहिए, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इन लोगों की मौजूदगी के बारे में पता था, क्योंकि उसके पास विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स थी। मीर ने कहा कि जो खुफिया रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। एजेंसियां जियो फेंसिंग के जरिए जमान पार्क में देश विरोधी तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि कर सकती हैं। दूसरी ओर पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया है ताकि शांति भंग करने वालों से निपटा जा सके। आमिर मीर ने कहा कि जिन्ना हाउस पर हमले को आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्ती दिखाने से रोक दिया था ताकि लोगों की जान की सुरक्षा की जा सके। जिन्ना हाउस, जो कि कोर कमांडर का आधिकारिक घर है, उस पर हमले के दौरान कई प्रदर्शनकारी घर के अंदर लोगों के संपर्क में थे। मीर ने आगे कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वार से बौखलाई बीजेपी की। कांग्रेस और बीजेपी के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई बातें अक्सर सुर्खियां बन जाती हैं। ताजा मामला भी कांग्रेस और बीजेपी के सोशल मीडिया वॉर से जुड़ा है। दरअसल कांग्रेस पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर पीएम मोदी को घेर रही है। आज भी कांग्रेस ने ट्वीट किए हैं जिसमें पीएम मोदी और अडानी को लेकर तंज कसा गया है। इस पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत और बीजेपी की करारी हार से 2024 का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। कर्नाटक चुनाव समाप्त होते ही अब 2024 की चुनावी बिसात बिछ गई है। आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जुबानी जंग दिख रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस लड़ाई में दोनों पार्टियों के समर्थक भी जी जान से जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर वार किया है। दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को एक ट्वीट किया था जिसमें पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर की गई थी। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनके दोनों तरफ दीवार पर अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की तस्वीरें टंगी हैं। पीएम गौर से उन तस्वीरों को देख रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था, मेरी दुनिया। और आज भी कांग्रेस ने एक ऐसी ही तस्वीर शेयर की है जिसमें पीएम मोदी एक आलीशान हॉल में खड़े हैं और उस हॉल की छत पर गौतम अडानी की लगी तस्वीरों को पीएम मोदी देख रहे हैं, जिसके कैप्शन में कांग्रेस ने लिखा है, वह क्या सीन है। साथ ही कांग्रेस ने गौतम अडानी की तस्वीर के साथ लिखा है, पीएम हमारे दोस्त हैं। वहीं विदेश नीति को मोडानी नीति बताया है। इस तस्वीर पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ परिवारवाद को लेकर तंज कसा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।